उसी में ही बत्रा जी का जीवन की संपूर्णता को समावेश करने का प्रयास किया गया है। और मैंने भी इसमें कई बातें तो कह दी है, इसलिए कुछ बातों की शायद पुनरावृत्ति होगी, लेकिन जो इसमें बोला गया है वो कुछ अधिक नहीं है, वो कुछ बत्रा जी के जीवन जो था उससे कम है बातें। यहाँ अनेक महानुभाव बैठे हैं जिनको बत्रा जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, बत्रा जी के साथ रहे, बत्रा जी का प्रेम मिला इनको। ऐसे सभी लोगों के पास व्यापक अनुभव अपने पास है। और जब पहले श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ तब भी बताया था, अभी काम अधूरा है, तो इसका भी एक निवेदन करना चाहता हूँ उस प्रारंभ में कि बत्रा जी के जीवन पर एक स्मारिका है, उसका तो प्रकाशन यहाँ होगा, लेकिन एक पुस्तक प्रकाशित करने की योजना है। तो कृपया जिन जिन का अनुभव है तो वो शीघ्रता से लिख कर दे, तो फिर हम उसको, जो लिख कर नहीं दे सकते वो अगर रिकॉर्ड करके भी देंगे तो भी उसका हम उपयोग करके लेख में संपादित कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि एक स्थायी रूप से एक अच्छा पुस्तक बत्रा जी के जीवन पर उपलब्ध हो हम सब के लिए, क्योंकि हम सब तो साक्षी है, अधिकतर लोग इसमें बत्रा जी के जीवन के, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने बत्रा जी को शायद देखा भी नहीं, लेकिन वो बत्रा जी से प्रेरित है। आज भी न्यास में अनेक नए नए कार्यकर्ता जुड़ते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि हम लोगों को बत्रा जी का सानिध्य तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बातें बत्रा जी के बारे में बहुत सुनी है। तो ऐसे सब लोगों को ये पुस्तक बहुत उपयोगी कार्य हो सकता है। इस दृष्टि से विनम्र प्रार्थना है आप सबसे। बत्रा जी और मेरा परिचय लगभग बहुत एकदम तारीख तो याद नहीं है, लेकिन 1999 में परिचय विस्तृत हुआ बत्रा जी के साथ हमारा। मैं जब एक शिक्षा समूह आज जिसको कहते हैं, पहले शिक्षा परिवार कहते थे, उनकी एक बैठक थी दिल्ली में, उसमें मैं आया था। तो उस बैठक में माननीय बत्रा जी भी थे और बत्रा जी का तो केंद्र दिल्ली था। तो तब से हमारी मित्रता प्रारंभ हो गई और फिर शिक्षा समूह का काम वो देखते थे, मैं सहयोगी के रूप में रहता था और उसी के परिणाम स्वरूप फिर शिक्षा बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो शिक्षा बचाओ आंदोलन का एक बहुत बड़ा इतिहास है, वो पढ़ने लायक है। उसके हम एक पुस्तक रूप में तैयारी कर रहे हैं, संभवतः एक आध साल में वो पुस्तक भी आ जाएगी। वो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन था। स्वतंत्र भारत का अगर शिक्षा के आंदोलनों का अगर इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे लगता है कि सबसे सफल आंदोलनों में एक ये आंदोलन माना जाएगा। और इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका माननीय बत्रा जी की थी। शिक्षा बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ तो हम लोग दोनों बार प्रवास में थे, तो एक बार मेरी फोन पर बात हुई कि बहुत लोग कह रहे हैं कि आप लोग क्यों मौन बैठे हैं, सरकार उलट सुलट आरोप लगा रही है आप पर, शिक्षा पर गलत सलत बातें आ रही है। तो फिर मैंने बत्रा जी को फोन किया, मैंने कहा ऐसे फोन मेरे पास आया, तो कहा मेरे पास भी कई लोगों ने व्यक्तिगत भी बात हुई है। तो फिर हम दोनों एक बार मिले और फिर विचार किया कि इस पर कुछ कार्य प्रारंभ किया जाए। तो बाकी आगे का काम सारा माननीय बत्रा जी ने किया। वो संघ के अधिकारियों से भी मिले, राजपूत जी भी उसमें एक थे, जोशी जी, डॉक्टर मनमोहन जोशी जी, ऐसे विद्वान वरिष्ठ लोगों से बातचीत करके एक दिल्ली में बैठक आयोजित की 2 जुलाई 2004 को, और उसमें शिक्षा बचाओ आंदोलन का कार्य का प्रारंभ किया गया और माननीय दीननाथ बत्रा जी उसके राष्ट्रीय संयोजक करके उनकी घोषणा वहाँ की गई। तो वो आंदोलन में हमने 13 जनहित याचिकाएं दायर की थी और वो 13 केस का परिणाम शिक्षा बचाओ आंदोलन के पक्ष में आया। केस तो वकील लड़ते थे, अधिवक्ता लड़ते थे, लेकिन सारी तैयारी करके बत्रा जी देते थे उनको, क्योंकि केस की तैयारी करना बहुत बड़ा काम, और शिक्षा का इतना सारा अनुभव वकीलों के पास तो होता नहीं है। वकील अपनी सेवा बिना शुल्क लिए दे रहे थे, ये बड़ी बात थी उनकी तरफ से, लेकिन वो सारी तैयारी स्वयं करते थे और तैयारी करके फिर स्वयं अधिवक्ता को मिलने के लिए भी जाते थे। और लगभग अंत में मुझे मालूम है कि 86-87 उनकी उम्र थी, तब तक वो कोर्ट में खड़े रहते थे। जिस उम्र में व्यक्ति बेड से उठने का भी विचार नहीं करता है, इस उम्र में वो कोर्ट में जाकर खड़े रहते थे। मैं जब माननीय धनखड़ जी उपराष्ट्रपति बने तो मैं उनको अभिनंदन देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए गया था, मिलने के लिए। तो उन्होंने तुरंत पूछा कि बत्रा जी कहाँ है। मैंने कहा बत्रा जी है तो दिल्ली में, लेकिन अभी बाहर निकलना संभव नहीं है उनके लिए। तो उन्होंने एक घटना सुनाई मुझे
वो एक जनहित याचिका में वो भी अधिवक्ता के रूप में उन्होंने भी कार्य किया था, योगदान दिया था अपना। तो उन्होंने कहा कि मैं हमारा केस कितना महत्वपूर्ण है उनकी प्रेजेंटेशन सब रजुआत कर रहा था न्यायाधीश के सामने। तो न्यायाधीश महोदय ने कहा कि इतना महत्वपूर्ण आपका केस है तो आपके असील कहाँ हैं? तो मैंने कहा कि वो तो आईसीयू में हॉस्पिटल में है। तो जज साहब बहुत आश्चर्यचकित हो गए और फिर वो परिणाम अपने पक्ष में उस केस का आया। तो जो शब्दों से यहाँ कहा गया कि उनका जीवन और कथन इसमें अंतर नहीं था, कथनी और करनी समान थी बत्रा जी की। और जब तक शरीर चला तब तक वो लड़ते रहे, काम करते रहे, सक्रिय भूमिका में योगदान देते रहे। जो घटना एक छोटी सी पूरी नहीं बताई, लेकिन वो किस प्रकार के स्वयंसेवक थे। तो मैं जब कुछ आयुर्वेद अस्पताल में थोड़ी चिकित्सा के लिए गया था तो हमारे कार्यालय प्रमुख मदन जी का फोन आया कि बत्रा जी गुरु दक्षिणा में जाना चाहते हैं। हमारे कार्यालय में नीचे ही विद्यालय, वहाँ गुरु दक्षिणा कार्यक्रम होता था नियमित रूप से। मुझे लगा वहाँ जाना चाहते होगे, लेकिन तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा फिर भी डॉक्टर दिनेश जी को पूछ लीजिए आप। मुझे लगा दिनेश जी हाँ नहीं कहेंगे, लेकिन दिनेश जी ने हाँ कह दी और वो कार्यक्रम में गए। बाद में मालूम हुआ कि वो स्थान था कार्यालय से लगभग 50 मिनट 1 घंटा दूरी का स्थान था। वो 1 घंटा जाना आना और 1.5-2 घंटा कार्यक्रम में रहना। और उनका वो पक्का था वो कि 10 मिनट पहले पहुंचना है और कार्यक्रम में पूर्ण समय रहना है, बीच में रुकना नहीं है। अभी जो इस स्थिति में थे कि उनका बाईपास भी हो गया था उस समय, और लेकिन गुरु दक्षिणा एक स्वयं के रूप में मेरी होनी चाहिए हमेशा नियमित। बाद में 1-2 साल नहीं गए तो मेरे साथ भेज देते थे कि आप जा रहे हो तो मेरी गुरु दक्षिणा दे देना। और कोई भी कार्य करना है तो पहले स्वयं से प्रारंभ करना। समय समय पर कोई देश में दुर्घटनाएं होती थी, कोई आपातकाल घटनाएं आती थी, कोई बाढ़ आई, कोई ऐसी होता रहता है देश में, बड़े देश में। तो उस समय कुछ ना कुछ हम धन संग्रह करके भेजते थे उसमें। तो धन संग्रह शुरू करने से पहले हमेशा बत्रा जी कहते हैं कि पहले मेरा योगदान ले लो फिर शुरू करो। पहले स्वयं का योगदान देना, फिर शुरू करना, फिर दूसरे के पास जाना। तो हमेशा इनका ये पद्धति रही कि अपनी बात, अच्छे काम की शुरुआत स्वयं ने पहले करनी चाहिए। उनको पेंशन मिलता नहीं था पहले, फिर आया पेंशन। तो सारे कार्यालय में हमारे काम करने वाले सबको उन्होंने कुछ ना कुछ पैसे दिए सबको। ये मेरा अकेले का नहीं, आप सबका है। तो इस प्रकार का इनका जीवन में अनेक बातें ऐसी रही। और जैसे कहा कि मैं तो 2008 से 2000 लगभग 19-20 तक हम एक ही कमरे में रहे। तो बाद में इनका स्वास्थ्य खराब हो गया काफ़ी, तो फिर एक सहायक की जरूरत पड़ी। तो सहायक साथ में रहेंगे तो फिर मुझे दूसरे रूम में रहना चाहिए, सर विचार किया फिर। तो ऐसा निर्णय हुआ और फिर मैं प्रवास में चला गया। तो हमारे कार्यालय में ऊपर कक्ष 2 रूम ऊपर भी बना है हम लोगों ने, 3rd फ्लोर पर। तो मैं प्रवास में आया तब मुझे मालूम हुआ कि वो स्वयं ऊपर गए मदन जी को लेकर, पूरा कमरा देखा, ठीक क्या क्या बात है इसमें ठीक करनी चाहिए वो सब करवाया। और फिर मैं आया तब हमारा एक अलिखित नियम था कि मैं प्रवास से आता था तो हम दोनों पहले बैठकर घंटे भर बैठते थे, चाय पीते थे साथ में और प्रवास की सारी बातें आदान प्रदान कहते थे। पहले वो भी, मैं प्रवास में गया तो दिल्ली में जो जो हुई घटनाएं, कोई मिलने आया कोई, तो ये बताते थे। फिर जरा तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो फिर याद नहीं रहती थी बातें, तो लिख कर रखते थे कागज पर कि हाँ भाई ये सज्जन मिलना है सर, ये बात हुई है, आप सोचो क्या करना है। जब से मैं सचिव बना और वो अध्यक्ष बने, बाद में इन्होंने स्वयं निर्णय करना लगभग छोड़ दिया। वो कहते थे ये बात है, निर्णय आप करो क्या करना है। तो मैं वापस आया तो फिर मुझे कहा कि ऊपर का रूम ठीक है आपके लिए, उसमें अटैच लेटरिन बाथरूम भी है, तो आप वहाँ रहे। और मैंने देख लिया है बराबर। साधारणतः तो बत्रा जी की बात मैं नहीं टालता था, मेरी बात वो कभी नहीं टालते थे। लेकिन उस समय मैंने कहा कि नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा नहीं मैं ऊपर रहने के लिए नहीं जाऊँगा, मैं पास के कमरे में रहूँगा। तो
एक एक कार्यकर्ता की ऐसी चिंता करते थे वो। कोई विद्या भारती में कोई खाना बनाने वाला, सफाई काम करने वाला भी कोई 10-20 साल पहले करता था, वो भी मिलने आएंगे तो उसके लिए भी 15-20 मिनट निकालते थे और बिना चाय पिए किसी को जाने नहीं देते थे। उनके घर की, परिवार की, व्यवसाय की सब पूछताछ करते थे उनसे। सबके साथ समान व्यवहार, ये इनका एक जीवन का दृष्टि थी और व्यवहार था। हमारे कार्यालय में भी सबके साथ उनका समान व्यवहार हमारा होना चाहिए। स्वभाव हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, लेकिन व्यवहार सबके साथ समान करना वो हमने उससे सीखा। और जिस विषय पर आज माननीय राजपूत जी बोलेंगे मूल्य शिक्षा पर, लेकिन उनका जीवन ही मूल्य शिक्षा थी। वो अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं थी उसमें। कभी उन्होंने कार्यालय में कोई भी वस्तु पहले से तय उन्होंने किया कि बिना बिल कोई वस्तु नहीं आएगी। हमारा प्रिंटर नियमित था, उनसे सारी छपाई होती थी। तो एक बार उनके घर में कुछ प्रसंग था तो एक सप्ताह बंद था प्रिंटिंग प्रेस उनका, तो एक नया प्रिंटर को काम दिया था। तो हो गया काम, फिर आया पैसा लेने के, तो उन्होंने कहा इतना इतना पैसा है, पेमेंट कर दीजिए। तो बत्रा जी का बिल कहाँ है? तो कि बिल फिर तो जीएसटी 18% लग जाएगा। तो बत्रा जी का 18 नहीं 28% जीएसटी लगेगा तो भी कोई चिंता नहीं, लेकिन बिल लाओ फिर आपको पेमेंट मिलेगा। किसी का एक पैसा भी बाकी नहीं रखना कभी। साधारण प्रिंटिंग में तो ये सिस्टम है कि 1 महीने तक चलता है, लेकिन वो लेने वाला दूसरे दिन आया तो तुरंत उनको पेमेंट करते थे। एक घटना याद आ रही है, तब लाजपत नगर में 2 साल जो कार्यालय था तो एक बार वो पेमेंट लेने के लिए आया और पैसा था नहीं कार्यालय में, बैंक में भी नहीं था। तो बड़े कष्ट से उन्होंने उत्तर दिया कि भाई आज पेमेंट नहीं होगा आपके। तो वो प्रिंटर ने कहा इतने क्यों आप परेशान हो रहे हैं, हम तो महीने महीने पेमेंट नहीं देते लोग, आप तो तुरंत दे देते हैं, आप जब कहेंगे तो मैं आऊँगा। वो चला गया। लेकिन बत्रा जी को उस रात नींद नहीं आई, लेकिन ये ईश्वरीय कार्य है ना। तो दूसरे दिन सुबह फोन आ गया, एक संत का फोन आया कि बत्रा जी वो मुंबई में एक उद्योगपति को कहा था मैंने सहयोग करने के लिए, तो आपको 2 लाख रुपया वो कल भेज देंगे। और फिर उन प्रिंटर का पेमेंट भी हो गया। तो मैं एक बार अरुणाचल गया था, तो एक कुलपति महोदय को मिलने गया, तो बातें करते करते मैंने मूल्य शिक्षा पर भी कार्य कर रहे ऐसी बात की। तो कुलपति जी एकदम उबल पड़े, अतुल जी मूल्य शिक्षा की बातें सब करते, वास्तविक मूल्य शिक्षा कहाँ है? ऐसे करते करते अचानक वो शांत हो गए और फिर उन्होंने कहा कि मैं जिस विद्यालय में पढ़ा वहां मूल्यों की शिक्षा हमको बहुत दी जाती थी। मैंने कहा कौन से विद्यालय में पढ़े? तो गीता विद्यालय कुरुक्षेत्र में पढ़ा। मैंने कहा प्रधानाचार्य कौन थे आपके? तो दिनाथ बत्रा जी। और फिर वो 15-20 मिनट तक एक छोटा बच्चा बोलता है ना से बोलते रहे कैसे कैसे मूल्यों की शिक्षा हमको दी गई। कि हम लोग थिएटर में बीच में से फिल्म देखने के स्कूल में चले जाते थे, तो बाहर निकलते तो गेट पर बत्रा जी खड़े हुए दिखाई देते थे। ऐसी अनेक घटनाएं, छोटा बालक बोलता है ऐसे बोलने लगे। मैं मन मन मुस्कुरा रहा था, तो देखकर फिर कहा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? दीनानाथ बत्रा जी को जानते हैं क्या? मैंने कहा हम दोनों एक कमरे में रहते हैं। मैंने कहा तो इतने खुश हो गए वो कि अच्छा आप दोनों साथ में रहते हैं। तो इस प्रकार का जीवन जिनका जीवन ही मूल्य शिक्षा का जीवन था, ऐसे बत्रा जी के साथ मुझे बहुत लंबे समय रहने का अवसर मिला। एक कमरे में मैं कई सालों तक हम रहे और उसकी कई बातें जो यहाँ भी कही मैंने, वो उसके पुनरुच्चार करने का मोह मुझे हो रहा है, क्योंकि तो प्रवास से शिक्षा संस्कृत संन्यास जब शुरू हुआ तो नया काम था बहुत, तो कठिनाई तो आती है। तो मैं सब किसको कहना, तो सारा बत्रा जी को आकर बता देता था, लेकिन वो सुनना बस, कुछ कहना नहीं। अब मैं उदाहरण अनेक जगह देता हूँ ये कि कई बार हम लोग, कोई बालक दो शब्द बोलता है तो हम आधे घंटे भाषण दे देते हैं।
कि उनको कुछ मार्गदर्शन चाहिए, इसलिए हमको बात कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कई बार कि ऐसा होता नहीं है, उनको अपने मन की बात कहीं कही नहीं, इसलिए कहता है। ऐसे मैं कहता था सब। फिर एक बार मैंने कहा कि आप सुन लेते, कुछ कहते तो है नहीं। तो ये क्या कहो तुल्य, आप इतने साल से प्रचारक है, आप तो मेरे से ज़्यादा काम करते हैं, आपको मैं क्या बताऊं। मैंने कहा फिर करना क्या, बताइए ना। तो करना क्या है, अपनी लकीर लंबी करते रहो। तो ये हमारा, मेरा और न्यास का ये जीवन का मंत्र बन गया कि अपनी लकीर लंबी करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। बत्रा जी के जीवन प्रसंगों में से ये एक प्रसंग है जो अति मूल्यवान है, अपनी लकीर लंबी करते रहो। बत्रा जी की इस जीवन यात्रा में माननीय प्रोफेसर जे.एस. राजपूत जी लंबे समय तक उनके साथ रहे। जे.एस. राजपूत जी का परिचय केवल इतना नहीं है कि वे एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक रहे हैं। यद्यपि जे.एस. राजपूत जी शिक्षा जगत के वो सितारे हैं जो विश्व विख्यात हैं। मैं स्वागत करता हूं माननीय जे.एस. राजपूत जी का। परम श्रद्धेय दीनानाथ बत्रा जी के परिवारजन, शिक्षा संस्कृत उत्थान संस्थान के पदाधिकारीगण, मेरे मित्रों, साथियों, सहयोग, मैंने यहाँ आने के लिए 4000 शब्द लिखे। जैसे जैसे लिखता जा रहा था मेरे मन में और लिखने का मन हो रहा था। संभव है मैं इसको आगे और बड़ा करूँ। बहुत सी बातें याद आती हैं। जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको प्रभावित करते हैं। मेरा उनसे मिलना मंत्रालय में हुआ था, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मैं संयुक्त सचिव था। तकनीकी रूप से मुझे संयुक्त शिक्षा सलाहकार कहा जाता था। जहाँ मैं बैठता था वहाँ पर एक दरवाज़ा था और एक दूसरी तरफ दूर था। एक दिन मैंने देखा कि वो दरवाज़ा धीरे से खोल रहे हैं। उनकी शक्ल मुझे दिखाई दी और मैं उठकर खड़ा होकर आगे बढ़ गया। मैंने कहा आइए आइए। मुझे लगा ये कोई अध्यापक या प्राचार्य ही होंगे, और ऐसा होता था कि किसी भी अध्यापक को देखकर मैं जहाँ भी मैंने कार्य किया मैं स्वतः ही खड़ा हो जाता था। मैं आगे गया, उनको मैंने कहा आइए आइए बैठे। वो थोड़ा हिचके बोले आप तो मुझे मिले नहीं कभी। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं अंदाज लगा रहा हूँ कि आप कहीं पढ़ाते होंगे, आचार्य प्राचार्य या अध्यापक होंगे। वो उस समय भी हिचक रहे थे। उधर कुछ सोफे पड़े थे, वहाँ हम लोग बैठे। वो जो पूछना चाहते थे या कहना चाहते थे मेरा ध्यान नहीं जा रहा था। मैं उनके व्यक्तित्व को देख रहा था, और ये जो प्रभाव पड़ता है वो हमेशा बना रहता है, समाप्त नहीं। मैं भाग्यवान था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ने गया मेरी उम्र सिर्फ 15 साल की थी, और किसी समस्या से मैं छोटे कस्बे से गया था। मैं उदास खड़ा हुआ था बड़े लंबे चौड़े कॉरिडोर में। पीछे से एक सज्जन आए, खट खट बड़ी तेजी से गए और थोड़ी देर में लौटा। मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात। मैंने उनकी तरफ देखा और मेरे मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला। फिर उन्होंने पूछा नहीं मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, मैं मदद कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि ये समस्या है। मेरा विषय ये था, मैंने बदल दिया। बदलने के बाद उस अध्यापक ने जहाँ मैं पहुँचा उसने कहा तुम बड़ी गलती कर रहे हो, फिर वहीं जाओ। उन्होंने मेरी मदद की, घंटे भर समय लगाया और एक जीवन पर्यंत वो बना, संबंध बना। बहुत कुछ उनके एक एक वाक्य से निकल आता था। उसी चित्र को मैं बत्रा जी में ट्रांसपोज कर रहा था। उन्होंने मंत्रालय के बारे में बहुत सी बातें पूछी। मैं 1974 का फुल प्रोफेसर था। मंत्रालय में गया था तो करीब 11 साल में शिक्षा संस्थान का प्राचार्य रहा था, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल। उस अनुभव के साथ मैं आया था। बत्रा जी से हमारी बहुत बातों पर बात हुई। सरकारी योजनाएं सफल क्यों नहीं होती। उस समय 86-92 की शिक्षा नीति का क्रियान्वयन हो रहा था, और उस संबंध में हम लोगों ने बड़ी बातें की। मंत्रालय में संयुक्त सचिव बड़े लंबे चौड़े प्रोजेक्ट्स को देखता है। मुझे भी एलिमेंट्री एजुकेशन, टीचर एजुकेशन से जुड़ी सारी चीज़ें सौंपी गई थी और बहुत सी थी। और मुझे लग रहा था, ये बात मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड और टीचर एजुकेशन की स्कीम्स अगर लागू हो गई तो देश में शिक्षा का परिदृश्य बदल जाएगा।
3 साल में मुझे लग रहा था हर प्राइमरी स्कूल में एक न एक अध्यापक हो जाएगा, क्योंकि सरकार की स्कीम थी किसी भी राज्य में कितने भी सिंगल टीचर स्कूल सबको एक अध्यापक केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा, स्कूल में एक कमरा दिया जाएगा, इक्विपमेंट दिया जाएगा, सब कुछ दिया, और जिम्मा मेरे पास था। 3 साल बाद मुझे लगा कि कुछ नहीं बदला। ज़्यादातर फाइलें जो आती थी मेरे पास वो इंक्वायरी की होती थी, कदाचरण की होती थी, पैसे के दुरुपयोग की होती थी। और उसके बाद मुझे लगा नहीं, ये तो स्कीम्स आती रहेंगी और यही होता रहेगा। भागलपुर के दंगों में लोगों ने पैसे लिए उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता नहीं रहे थे। जब उनसे रिपोर्ट मांगी गई, पता किया, तो मालूम हुआ कि वो तो ऐसा कोई पता है ही नहीं, कितने ही हुए, इतनी चीज़ें थी। उसी समय मुझे लगा क्या क्या होता है। मेरा दायरा बढ़ा, लेकिन नकारात्मकता में बढ़ा, नकारात्मक जानकारी का बढ़ा। और एक ही उसका उत्तर था, जब तक व्यक्ति स्वयं यह महसूस नहीं करेगा कि उसका उत्तरदायित्व तो निभाना उसका फर्ज है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। सरकारी आदेश से कुछ नहीं रुकेगा। एक राज्य के मंत्री जी मुझे मिले तो मैंने कहा, श्रीमान फला स्कीम में आपको 24 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, आप प्रस्ताव ही नहीं भेजते, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि वो 4-5 दिन बाद मेरे कमरे में आ गए। आश्चर्य की बात थी, क्योंकि मंत्री लोग तो अधिकारियों के कमरे में शायद ही कभी जा रहे। मैंने सम्मान से बैठाला, क्योंकि वो भी अध्यापक रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी पीड़ा है, मेरे यहाँ कोई प्रस्ताव बना ही नहीं पा रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम अपने यहाँ से एक अधिकारी को भेजते हैं, वो बनाएगा, फिर हम बनाएंगे तो हमारी अध्यक्षता में मीटिंग होगी, पैसा हो गया, पैसा सेंक्शन हो गया, सब हो गया। 6 महीने बाद मैंने पूछा कि अब वो पैसे का उपयोग का कुछ तो दीजिए, अगला मिले। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आप भी अध्यापक रहे, हम भी हैं, पैसा ले जाने तक मेरी जिम्मेदारी है, उसके बाद उसका कहाँ उपयोग होता है ये मुख्यमंत्री जी जानते हैं। क्यों यही उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ? इसलिए रख रहा हूँ कि अगर आप सुधार की अपेक्षा करते हैं तो छोटे स्तर से भी शुरू कर सकते हैं। अगर एक स्कूल देश में ठीक होता है तो वहाँ से निकले हुए कम से कम 40, 50, 60 बच्चे तो ऐसे होंगे जो बत्रा जी के सिखाए हुए मूल्यों को कहीं न कहीं आत्मसात कर चुके हो। यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। उसी को चलाइए, वही आपको करेगा। मैंने प्रोफेसर राजेंद्र सिंह का जिक्र किया। अपेक्षा ये है कि मैं मूल्यों की शिक्षा पर बात करूं, चरित्र निर्माण की बात करूं। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये बात करते करते मैं थक गया हूं। कारण मैं किसका उदाहरण दूं? आपने आज हम सब बत्रा जी को याद कर रहे हैं, उनको उनके अनुकरणीय जीवन को याद कर रहे हैं। ऐसे अनुकरणीय जीवन वाले लोग क्या आज उसी अनुपात में समाज में उपस्थित है जैसे आज से 50 साल पहले थे, 1950 में थे? उस समय भी मुख्यमंत्री होते थे, मंत्री होते थे, राष्ट्रपति होते थे। जब राजेंद्र प्रसाद जी पटना जाते थे 1962 में, 12 साल राष्ट्रपति रहकर उनके पास रहने को मकान नहीं था। और जब वो आंदोलन में शामिल हुए थे तो इन्हीं राजेंद्र प्रसाद जी के पास जब वो चलते थे तो 15-20 लोग उनके साथ चलते थे। रसोईया चलता था, बकियाँ चलती थी, क्या क्या नहीं चलता। जिस हमने बचपन में क्या देखा, समर्पित व्यक्तित्व के लोगों को बड़ी संख्या में देखा। हर गांव में उपस्थित थे, हर शहर में थे, हर कस्बे में थे। हमने उस परिवर्तन को भी देखा है जो उस स्थिति से आज तक पहुंचा है, 80-90 के बाद विशेष रूप से पहुंचा। इस परिवर्तन के प्रवाह को रोकने का प्रयत्न करना शिक्षा का ही उत्तरदायित्व है। कोई कुछ भी कहे, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया प्राथमिक स्कूलों से ही शुरू होती है। प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों पर ही राष्ट्र के भविष्य के निर्माण का दायित्व रहता है। प्राथमिक कहूँ या स्कूल कहूँ, एक ही बात है। 1968 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में पहली संपूर्ण शिक्षा नीति बनी। उसके पहले 2 रिपोर्ट्स बन चुकी थी, हायर एजुकेशन पर राधाकृष्णन की और एक सेकेंडरी एजुकेशन में डॉक्टर मुदालिया। परिवर्तन ज़्यादा नहीं हुए, प्रयास बहुत हुए, लेकिन कोठारी कमीशन ने कुछ ऐसे परिवर्तन किए जो आज भी चल रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन ये था, जो आज के लोगों को आश्चर्यजनक लगेगा,
1960 तक माना जाता था कि लड़कियां विज्ञान नहीं पढ़ सकती, दे आर नॉट इक्विप्ड एनफ मेंटली टू स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स। डॉक्टर कोठारी ने साहस किया और कहा कि लड़कियां भी 10वीं तक विज्ञान और गणित पढ़ेंगी। 1986 में मध्य प्रदेश में ये लागू हो पाया कक्षा 10 में। उस एक रिकमेंडेशन ने करोड़ों लड़कियों का जीवन बदल दिया, और विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं, आज तो हर क्षेत्र में उन्होंने आगे आकर दिखाया कि कितनी गलत धारणाएं हमारे मन में बैठी रहती हैं, जिनको समाज के बौद्धिक वर्ग के लोग, बुद्धिशील वर्ग के लोग भी स्वीकार कर लेते हैं, और मनुष्यता के साथ अन्याय होता है। जैसा मैंने कहा, उसी नीति के बाद की जो नीतियां थीं, जो 86 में और 92 में अलग अलग स्वरूप में आई, उनके क्रियान्वयन की चर्चा मैंने की। इस समय आपने जो चलचित्र देखा है, उसमें बत्रा जी के जीवन का एक पक्ष बिल्कुल विलुप्त हो गया, और ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है, क्योंकि मुझे कहना चाहिए, मुझे लग रहा है। और मेरा आशय 1999 में प्रारंभ हुए उस कार्य से है जिस पर भगवाकरण का आरोप लगा था, और एनसीईआरटी का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। उस आंदोलन के समय लगभग सालों प्रतिदिन कोई न कोई चर्चा आती थी कि भगवाकरण हो रहा है और एनसीईआरटी की पुस्तकों द्वारा हो रहा है। आप में से कुछ लोगों को अवश्य याद होगा कि वो लोग जो शिक्षा संस्थानों में 30 वर्ष तक पूरा आधिपत्य जमाए हुए थे, जहाँ पर कुछ विषयों में उनके शिष्यों के अलावा किसी की नियुक्ति होती ही नहीं थी, जो लोग अत्यंत व्यग्र थे वापस आने के लिए, उन्होंने जब एनसीईआरटी ने साहस किया नई पुस्तकें बनाने का, तो उसका जमकर विरोध किया। उस समय एनसीईआरटी को मैं थोड़ा और बता दूं, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने मुझे कहा था, ये बहुत आवश्यक वाक्य है जो मैं कहने जा रहा हूँ। मैं उनके मंत्री बनने के पहले नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का पहला अध्यक्ष था। वो आए, मुझे सेकंड टर्म मिला, और उसी दौरान वहाँ साल भर ही में रहा। दूसरे टर्म में एनसीईआरटी का डायरेक्टर हुआ। डॉक्टर जोशी ने मुझे एक बात कही, संस्थाएं रहती हैं, व्यक्ति हट जाते हैं, संस्था में मेरिट से कभी कंप्रोमाइज मत करना। मैं भी अगर कोई सिफारिश करूं और मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि मैं नेता हूं, राजनीति में हूं, मेरी बात भी मत मानना। और ऐसा हुआ। संस्था में मेरिट के साथ कंप्रोमाइज नियुक्तियों में नहीं की गई, किसी भी स्तर पर नहीं की गई। ऐसा नहीं है कि मैंने उनकी हर चीज़ नहीं मानी। जम्मू कश्मीर से कोई महिला जो पढ़ा रही थी, जिसको ज़बरदस्ती आना पड़ा, जिसकी सारी क्वालिफिकेशन थी, उसके प्रति हम लोगों ने सहानुभूति दिखानी चाहिए थी। बिहार से कुछ 2 लोग जब नियुक्त हो रहे थे, तो जेएनयू के 2 एक्सपर्ट्स ने कहा, देखिए देख लीजिए, बिहार का है, आपको तकलीफ होगी। मैं ऐसे सोच से भी गुजरा हूँ, मैंने उनकी बात नहीं मानी। डॉक्टर जोशी ने कई बार मुझे कहा, भाई देखो उसको देख लेना। मैंने कहा ठीक है। मैंने किसी केस में कहा, साहब उपयुक्त नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। बोले फिर अच्छों का ही करो। ये है वैल्यू एजुकेशन। इस वैल्यू एजुकेशन को आत्मसात कर पाना आसान नहीं है, लेकिन इसको आत्मसात करना देश के लिए आवश्यक है। जो देश के लिए काम करते हैं उन्हें निश्चित रूप से इसको करना चाहिए। मैंने ये कहा ना कि मैं मूल्यों की शिक्षा पर बहुत उत्साह से बोलता था, पढ़ता था, लिखता था, किताबें लिखी मैंने। गुलजारीलाल नंदा का उदाहरण देता था, लाल बहादुर शास्त्री का देता था, और कितने ऐसे अध्यापक थे यूनिवर्सिटीज में, कुलपति थे। कुलपति का अर्थ क्या था? एक संदर्भ में मुझे यूजीसी में बोलना पड़ा कि जब मैं विश्वविद्यालय में गया तो मैंने सुना था कि कुलपति का मतलब क्या होता है। हु इज ए कुलपति? एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, स्कॉलरशिप, लर्निंग, क्रिएटिंग नॉलेज, डिसेमिनेटिंग नॉलेज, अप स्केलिंग नॉलेज, यूटिलाइजिंग नॉलेज फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। जो सबके लिए ज्ञान और कौशल का नवाचार करे, उस पर विद्वान हो, उसके लिए उपयोग करे, वो कुलपति होता है। एम्बॉडीमेंट ऑफ वैल्यू इन ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड ऑल दैट। 26 वाइस चांसलर मेरे सामने बैठे थे, मेरी बड़ी आलोचना कर चुके थे कि एनसीटी हमारे साथ अन्याय कर रही है। मैंने सिर्फ यही उत्तर दिया कि मैं
ऐसे कुलपति को देखना चाहता था। मैं कुलपति को देखने गया, 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर वे आए, अपने ऑफिस से निकलकर कार में बैठे चले गए और मैं लौट आया। मैंने कुछ सीख लिया है। आई फेल्ट इलेटेड कि मैंने एक कुलपति को देखा। क्या वो चीज़ दोबारा बच सकती? क्योंकि वो तो अभी कुछ साल पहले की है, 50-60 साल पहले की बात। हमें इसको देखना पड़ेगा कि क्या हमारे यहाँ, हमारे देश में नियुक्तियाँ उसी ढंग से हो रही, उसी मापदंड से हो रही? क्या जो जाते हैं वो क्या कहते हैं? बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन मूल्यों की शिक्षा पुस्तकों से पढ़कर समझी जा सकती, लेकिन अंतर्निहित कैसे होती है उसका एक उदाहरण जो मैं बार बार देता हूँ, और जिसको करीब करीब वो लोग जो मुझे सुनते हैं कई बार सुन चुके हैं, लेकिन मुझे दोहराना अच्छा लगता है। मैं 1962 में MSc कर चुका था या कर रहा था याद। 1962 में मैंने MSc की, उसके बाद शोध छात्र हो गया। तो हम 3-4 लोग बड़े से कॉरिडोर में खड़े थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और हमारे प्रोफेसर साहब काफ़ी दूर से आ रहे थे। मैंने एक 28 रुपये का खरीदा हुआ टेरिलिन का बुश शर्ट पहन रखा था, क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप की एक पुस्त मनी मिली थी और उसका घर में सदुपयोग हुआ था। प्रोफेसर साहब आए और बड़ी तेज़ी से चलते थे, आगे धीरे से रुके और बोले, नया है, घर में सबके लिए बना है। वो वाक्य मेरे जीवन में प्रिंट हो गया, मुद्रित हो गया। आज भी मुझे याद है कि कैसे हम खड़े थे, कहाँ धूप पड़ रही थी, कहाँ नहीं पड़ी थी, कौन कहाँ खड़ा था, किसने कौन से रंग का कपड़ा पहना। इस एक वैल्यू एजुकेशन ने मेरा दृष्टिकोण और सोच उसको दिशा दे दी। ऐसे अनेक प्रकरण मैं आपको सुना सकता हूँ। जिस NCERT के संबंध में भगवाकरण का जिक्र मैं कर रहा हूँ, उस पर कम से कम 3 साल, मिनिमम 3 to 4 years, दीनानाथ जी, देवेंद्र स्वरूप जी, 2-1 और लेखक लोग और हम विद्या भारती में बैठते थे। हर 8 दिन 10 दिन बाद मीटिंग होती थी। क्या पुस्तकें बन रही हैं, कैसे उपयोगी होंगी, क्या चीज़ नई ढूंढी जा सकती है, किससे संपर्क किया जा सकता है जो हमें दे दी, और वो पुस्तकें बनी। आपको ये जानना आवश्यक है कि मार्च 2002 में सुप्रीम कोर्ट में वो लोग गए जो संस्थाओं में आने को व्यक्त, यानी पूरी वामपंथी लॉबी मेरे को नाम लेकर अटैक करते थे। वो मुरली मनोहर जोशी को तो थोड़ी श्रद्धा से करते थे, मुझे जमकर करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च को यार हमें आदेश दिया कि आप पुस्तकों का लिखना बंद कर दीजिए। हमने कहा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो मानना जाता, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि मैंने कहा नहीं, काम बंद मत करना, कागज पर नहीं आना चाहिए, मनुस्क्रिप्ट लिखो, कौन काम हुआ। हमने उसमें पूरी लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर 2002, ये दीनानाथ जी के जीवन की एक बड़ी महत्वपूर्ण तिथि, उस दिन ये जजमेंट आया। जो 5 मूल्यों की बात हमने की थी, जिसमें वो भी शामिल थे जब वो लिखा गया था, दीनानाथ जी शामिल थे, देवेंद्र स्वरूप जी शामिल थे, और उसी विद्या भारती के ऑफिस में बैठकर वो पैराग्राफ जो मैं लिख कर ले गया था चर्चा के बाद, वो फाइनल हुआ था। उसी पैराग्राफ को लेकर सारी समस्या थी कि भगवाकरण हो रहा है, हिंदुत्वकरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था सब धर्मों के मूल तत्व पढ़ाए जाना संविधान के अनुरूप है और ये सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं है। इसी को लोगों ने कहा ये हिंदुत्व। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी संतुष्टि की। 3 जज बेंच ने कहा सब धर्मों के मूल तत्व पढ़ाए जाना, मूल तत्व, नॉट रिलीजियस एजुकेशन। ये हमने स्पेसिफिक किया था कि व्हाट इज बीइंग रिकमेंडेड इज एजुकेशन अबाउट रिलीजन, नॉट रिलीजियस एजुकेशन। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही रिकमेंडेशन है और आपको अचंभा होगा और मुझे दुख होता है कि ये चीज़ भुला दी जाती है कि उस जजमेंट में लिखा है कि अगर ये काम 50 साल पहले होता, कब कहा गया? 2002 में, मीनिंग देयर बाई 1950 के आसपास अगर ये होता तो आज देश में सद्भाव अच्छा होता, पंथिक सद्भाव अच्छे स्तर पर होता और सेकुलरिज्म सुदृढ़ होता। 12 सितंबर 2002 के जजमेंट में आप ये देखिए। हमारे लिए या व्यक्तिगत रूप से मेरी इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं। मैं रज्जू भैया के पास शाम को जब गया, वो यहीं थे, वहाँ शेषाद्री जी बैठे थे, सुदर्शन जी थे, सब और भी वरिष्ठ लोग थे। हमारी बातचीत हुई, सब बहुत प्रसन्न थे। तो कोई बातचीत में हुआ, मैं किताबें लिखने की, मुझे 240 किताबें बनानी थी समय अनुसार। मैंने कुछ कहा तो रज्जू भैया बोले
तुम भी नहीं समझ रहे हो ये कितना महत्वपूर्ण है। वो वाक्य मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। तुम भी नहीं समझ रहे हो कि ये कितना महत्वपूर्ण निर्णय है, इसको घर घर पहुंचाना है। अब आप मेरी प्रसन्नता का अनुमान लगाइए जब मुझे लगा कि इतना महत्वपूर्ण है घर घर पहुंचाना। वो शब्द आज भी मेरे मन में गूंजता है, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि उसके महत्व को केवल विरोधियों ने नहीं, जो उस समय सहकर्मी थे उन्होंने भी छोड़ दिया। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर विश्व में कभी शांति की संकल्पना साकार होगी तो वो इसी आधार पर होगी जब लोग अंतःकरण से मान लेंगे कि कोई भी धर्म दूसरे से श्रेष्ठ नहीं। मेरे लिए है, मेरा धर्म मेरे लिए श्रेष्ठ है, लेकिन मेरे पड़ोसी का धर्म उसके लिए सर्वश्रेष्ठ। और इसी आधार पर विश्व शांति की कल्पना कभी भी साकार हो सकेगी, अन्यथा ये संभव होगा ही। दूसरी और भी संस्कृतियां थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संस्कृत के विशेष महत्व की बात कही गई है, बिल्कुल सही है। संस्कृत का विशेष महत्व है। वैदिक मैथमेटिक्स पर भी उन्होंने हमारी संस्कृत को अप्रूव किया। मूल्यों की शिक्षा, हम लोगों ने कहा था कि 5 मूल्य ऐसे हैं जिन पे दुनिया में किसी भी मत, पंथ, धर्म, संप्रदाय का कोई भी मतभेद नहीं। वो क्या है? सत्य, अहिंसा, शांति, धर्म और प्रेम। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो इनको निगेट करता हो, इनके विरुद्ध जाता हो। इसको भी कहा गया था कि ये भगवाकरण, तो ये भगवाकरण वाली कहानी उस दिन तो बंद हो गई। लेकिन 2004 को जब सरकार बदली तो उसने बताया कि उसके मूल्य क्या है। उन मूल्यों में सरकार मई में बदल गई थी 2004 को, और मेरा टर्म एज ए डायरेक्टर 13 जुलाई तक था। बीच में थोड़ा ओवरलैपिंग पीरियड था, सरकार उनकी थी और मैं। निश्चित रूप से मेरे पास 8-10 दिन बाद एक प्रस्ताव आया। एक बड़े वरिष्ठ लोग आए, व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि क्या आपको मंत्री जी जानते? और जानते थे, बहुत पहले से नए मंत्री जी थे। और जब मैं मंत्रालय में था तब भी वो मंत्री थे, और 4 साल के करीब मैंने उनके साथ काम किया था। आपको 2 काम कर दें। पहला, आप कहिए कि आपने मंत्री जी का आदेश माना, आप तो अफसर हैं, आप तो वही, आपका मानना आपकी ड्यूटी थी। और आप अब नए मंत्री जी जो कहेंगे आप वो करेंगे, क्योंकि आप तो अफसर हैं। सारे अफसर ऐसे ही करते। और दूसरा आपको करना है कि इन पुस्तकों को आप डिसफ्रेनाइज करेंगे। अगर मंत्री जी डिसफ्रेनाइज करने को कहेंगे तो आप करेंगे। तो मैंने उनसे कहा, वो मंत्री जी के बहुत घनिष्ठ मित्र थे, मेरे भी मित्र थे। मैंने कहा, श्रीमान, मैं कृतज्ञ तो नहीं हो सकता कि मैं डॉक्टर जोशी पर ब्लेम डालूं, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती मुझसे कभी कुछ करने को नहीं कहा। मैंने जो कुछ किया है उसका एक शब्द की जिम्मेदारी मेरी। दूसरा, कि जिस प्रोफेसर को मैंने अप्रैल में कहा कि सर थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी अच्छी पुस्तक लिख दी मेरे लिए, मैं आपका बहुत अनुग्रहित हूँ, उसको जुलाई में मैं कैसे कहूँगा कि श्रीमान प्लीज डिसफ्रेनाइज इट? मैं किस मुँह से कहूँगा? कैसे उससे आंख मिलाऊंगा? इसलिए मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट की सूचना दे दी है सरकार को, या कहीं एप्लीकेशन दे दी है, अर्जी दे दी है, और मैं रिटायर हो रहा हूँ। मैं अब काम नहीं करूँगा। नतीजा क्या हुआ? यहाँ मुझे लगता है कि मेरे गुरुओं का प्रभाव था कि मैंने इस मूल्य को जीवन में अपनाया। हम सब ने कहीं न कहीं ऐसा किया होता है। कई बार हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन किया होता है, क्योंकि हमारी आंतरिक प्रेरणा सही रास्ते पर चलने की ही होती है। और ये मैंने किया। उस स्तर पर शायद मैं कह नहीं सकता, लेकिन उस स्तर पर और कितने लोगों ने छोड़ा होगा, ये लोगों को देखना चाहिए। लेकिन मैंने उसको छोड़ा। नतीजा क्या हुआ? 3 दिन बाद मेरे खिलाफ एक इंक्वायरी इंस्टीट्यूट हो गई कि प्रोफेसर राजपूत हैज वायलेटेड द फंडामेंटल वैल्यूज एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। He has tried to saffronize the whole system of education. ठीक है साहब, गवर्नमेंट है, इंक्वायरी होगी। डॉक्टर एल.एम. सिंघवी मुझे मिले। देखिए, मूल्यों की बातें हम आ रही। एल.एम. सिंघवी को आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े जूरिस्ट थे,
और ये परिचय देना मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसके पिता थे, लेकिन वो अपने आप में एक हस्ती थे। भारतीय संस्कृत के प्रति बहुत डिवोटेड थे। वो मुझे मिले और कहा, व्हाई डोंट यू गो टू ए कोर्ट? मैंने कहा, सिंघवी साहब, आई एम ए पेंशनर, आई हैव ए फैमिली, एंड यू नो ए पेंशनर एट माई लेवल कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट। मैं कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने केस सरकारी लड़े हैं, मैं जानता हूँ कितना खर्चा होता। तो सिंघवी साहब बोले, नहीं, मैं करूँगा केस। मैंने कहा, मेरे पास पैसों से नहीं। बोले, नहीं, पैसे नहीं। जो व्यक्ति 7 साल से कोर्ट जाना बंद कर चुका था, MP रहा था, हाई कमिश्नर रहा था, क्या वो 6 बार मेरे लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अपेयर हुए। मैंने एक पैसा उनको नहीं दिया, उन्होंने लिया नहीं। और उस आखिरी बार जब मिले हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भारत सरकार पर 2000 रुपये का जुर्माना किया, वाई आर यू हैरेसिंग प्रोफेसर राजपूत। और उसी दिन शाम को मेरे खिलाफ सारे चार्जेस विड्रा हो गए और 7:30 बजे मुझे चिट्ठी मिली कि वो सारा केस विड्रा हो गया है। ये तमाशा था, इसमें सब कुछ था, इसमें मूल्यों का हनन भी है। इस प्रकरण में जो नए मंत्री जी कर रहे थे, वो उन्होंने 3 सेक्रेटरी लेवल के अफसर भेजे कि कुछ तो निकालो डॉक्टर राजपूत के खिलाफ। इंक्वायरी हुई, चलती रही। उसके बाद एक खत्म तब हुई जब सुप्रीम जजमेंट आया कोर्ट का। निश्चित रूप से मैं भी ये कहता रहा कि मैंने तो अनेक कुछ मूल्यों के अनुसार कार्य किया है, और ये मैंने कहाँ से सीखा है? मैंने अपने अध्यापकों से सीखा, अपने संस्थाओं से सीखा है, लोगों के बीच में रहकर सीखा है और लोगों के उदाहरणों से सीखा है। तो छोटी छोटी पुस्तक बनती है, जब हम लोगों के जीवन चरित्र बच्चों को बताते हैं, उससे होता है। इस समय समस्या ये है कि हमारे पास ऐसे उदाहरण है ही नहीं, या बड़ी कम संख्या में है, जिन्होंने मूल्यों के अनुसार अपना जीवन जिया है। आज आप भाग्यवान हैं कि आप एक ऐसे ही मनीषी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, और अकेले नहीं किया, कितने और को तैयार कर दिया। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? मैं लंबे समय तक शिक्षा जगत में रहा हूँ, और बहुत से लोग अपेक्षा करते हैं कि मैं कार्य बंद कर दूं या कर देना चाहिए। मेरा सिद्धांत दूसरा है। मुझे सरकारी खजाने से पेंशन मिलती है, और मैंने ये सोचा है कि जब तक मैं समर्थ हूँ, मुझे कार्य करते रहना चाहिए। आई मस्ट पे बैक फॉर माई पेंशन एंड फॉर ऑल द लर्निंग दैट आई हैव एक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, सो आई राइट। अंतिम बात आपको बता रहा हूँ। अभी करीब 2.5 साल पहले श्री नृपेंद्र मिश्र ने मुझे वहाँ देखा, 3 मूर्ति लाइब्रेरी में। उन्होंने कहा, ये बैठते हैं। तो मैं गया, उनके साथ बैठा। उन्होंने कहा, आप क्या पढ़ कर रहे हैं? कुछ बात नहीं। देन ही सेड, देखिए, वाजपेयी जी के समय जो काम हुआ था, वो बड़ी तेजी से भुलाया जा रहा है, क्यों ना आप उस पर एक कुछ करिए, एक हमारी फेलोशिप ले लीजिए। मैंने कहा, मैं 80 साल का हो रहा हूँ, अब मैं फेलोशिप के लिए अप्लाई करूँगा? ठीक है, किसी यंग आदमी को दीजिए, मैं मदद कर दूंगा। खैर, ही इंसिस्टेड, बहुत इंसिस्ट करते रहे, और उन्होंने मुझे एक ऑफर भेजा कि वो विल बी अटल फेलो। मैंने नहीं ज्वाइन किया, लेकिन 2 महीने बाद मैंने कर लिया। और जैसे ही वो 2 साल के, उसका 2 साल 1 दिन कम, 9 जुलाई को पूरा हो रहा था, 9 जुलाई 25 को, 8 जुलाई 25 को मैंने अपना मैन्युस्क्रिप्ट आउटपुट दे दिया। 553 पेज का है, और उसका टाइटल है मिलेनियल ट्रांजिशन। उसमें मैंने शिक्षा के क्षेत्र में 4 चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण माना है, और 553 पेज का मैन्युस्क्रिप्ट बनाया है, शोध किया है, अध्ययन किया है। तो मेरा 21वां और 22वां वर्ष मैंने इसको लगाया और काम भी किए। तो 4 उसमें चीज़ें मैंने कही। पहली, लीडरशिप। इट इज़ द लीडरशिप दैट मैटर्स इन इंस्टीट्यूशन, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल हो, या ऊंची संस्था। और सबसे ज़्यादा अगर कोई मैटर करता है तो 8वें तक का जो अध्यापक और प्राध्यापक होता है, उसका महत्व सबसे ज़्यादा है। जिन देशों ने ऐसा किया है, वहाँ पर हर प्रकार की सफलता मिली है। और इसका एक उदाहरण है जापान का। जापान, विच वॉज द मोस्ट डिस्ट्रॉयड, ह्यूमिलेटेड नेशन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द मैनर इट रोज was because of the basic policy of focusing on
स्कूल, प्राइमरी स्कूल, स्कूल टीचर एंड रिस्पेक्ट फॉर टाइम। दूसरा चैप्टर मेरा है एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, और मैंने वहाँ पर एक प्रस्तावित किया है। खैर, दूसरा चैप्टर है एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो बात कही गई है NEP 2020 में कि भारतीय संस्कृति के आलोक में, मुझे लगा कि उस तक पहुंचने का जो रास्ता है विवेकानंद, अरविंद और टैगोर के द्वारा। इन तीनों के तीन पक्ष हैं जो प्राचीन भारतीय संस्कृति को अपने में समाहित कर लेते हैं। और शिक्षा को लागू करने की जो बात है उसमें सबसे अधिक सम्मानीय व्यक्ति वो सिद्धांत है जो बेसिक एजुकेशन में निहित हैं, जो गांधी जी, जाकिर हुसैन जैसे लोगों ने दिए थे। उसमें सब कुछ बदल जाएगा, उसे समझना पड़ेगा ये रास्ता। और दो चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज है कल्चर, हाउ टू प्रिपेयर कल्चर्ड इंडिविजुअल्स। ये आगे 10 वर्ष आपके सामने बहुत बड़ा चेंज है। और चौथा चैलेंज है, ये दो चैलेंज है, पहला कल्चर, दूसरा सोशल एंड रिलीजियस कोहेशन एंड एमिटी। जब तक देश में कहीं न कहीं एक वर्किंग रिलेशनशिप नहीं होगी, चीज़ें अच्छे ढंग से प्रगति नहीं करेंगी। यदि आज देश में पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के सिद्धांतों को मानते होते तो हमारी प्रगति की जो गति है वह बहुत बढ़ गई। प्रगति हुई है, बहुत हुई है, दुनिया ने माना, लेकिन उसको बढ़ने का तरीका यही था। आपने शांतिपूर्वक सुना, बहुत से लोग उठे नहीं, उसके लिए धन्यवाद। और मुझे अवसर इसलिए अच्छा लगा क्योंकि दीनानाथ जी मुझे प्यार करते थे और उसी चीज़ को मैं मानकर उन्हीं के सम्मान में मैंने लिखा भी, पढ़ा भी, सोचा भी, और मैं यहाँ स्वयं आकर उपस्थित हुआ। आज के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर GS राजपूत जी, जिनका भी आपने सारगर्भित उद्बोधन सुना। न्यास के राष्ट्रीय सचिव माननीय अतुल कोठारी जी, बत्रा जी के परिवार से आए हुए तीनों पुत्र, उनके तीनों पुत्रवधू, जिनका आपने इस चलचित्र में भी देखा, उन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें माननीय बत्रा जी के बारे में बोली। यहाँ बैठे बहुत से कुलपति हैं, मैं AK सिंह जी हैं, शुक्ला जी हैं, दिनेश जी हैं, भाटिया जी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, विद्वान जन। मेरे अनूप मित्तल जी, मेरे पति भी यहाँ पे हैं, और न्यास के कार्यकर्ता, विद्वजन, इस यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर्स भी होंगे। आप सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ माननीय दीनानाथ बत्रा जी को, जिनकी आज पहली पुण्यतिथि है, और बधाई देती हूँ माननीय डॉक्टर GS राजपूत जी को कि उन्होंने जो पहला स्मृति व्याख्यान है माननीय बत्रा जी की पहली पुण्यतिथि पे, ये उन्होंने दिया, और हमारा ये सौभाग्य है कि उस दर्जे के व्यक्ति ने इस पहला स्मृति व्याख्यान दिया। उन्होंने अपनी यादें साझा की, माननीय अतुल जी ने भी अपनी यादें साझा की। थोड़ी सी बातें मैं बात करूँगी उनसे, कैसे मैं मिली। मतलब माननीय बत्रा जी सिर्फ शिक्षा के ही पुरोधा नहीं थे। अभी हमने जो बुक अभी लॉन्च की है, इसमें लिखा है कि माननीय शिक्षा के पुरोधा, वे व्यक्तित्व विकास के भी पुरोधा थे, भारतीय ज्ञान परंपरा का भी पुरोधा थे, वो वैल्यू एजुकेशन, जो मूल्य शिक्षा की बात हो रही थी, उसके भी पुरोधा थे। तो वो बहुत सारी चीज़ों में एक ही व्यक्तित्व में बहुत सारी चीज़ें समाई हुई थी। उनसे मेरी मुलाकात कराई थी माननीय कपिल कपूर जी ने। कपिल कपूर जी ने बताया मुझे बत्रा जी के बारे में, माननीय अतुल जी के बारे में, और मेरी उनसे मुलाकात हुई एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें माननीय बत्रा जी बोल रहे थे। उनके विचारों से बहुत ही प्रभावित हुई कि ऐसे कैसे कोई व्यक्ति हो सकता है जिसने पूरा जीवन ही इस तरीके से जिया हो, सिर्फ बोलते नहीं थे, जीते थे उसको। तो उसके बाद मैंने उनसे समय लिया, नारायणा में उनके ऑफिस से मिलने गई, माननीय अतुल जी से मिली, तो धीरे धीरे देखा कि ये कितना सरल जीवन जीते हैं। माननीय बत्रा जी एक छोटे से कमरे में रहते थे, उस समय अतुल जी बत्रा जी एक ही कमरे में रहते थे, बस दोनों के एक अलग अलग बेड्स थे, तो एक बेड पे वो थे, एक पे वो थे। इतने सरल जीवन और इतने उच्च विचार मुझे, मतलब हम लोग इस तरह का जीवन अभी तक देखा नहीं था। मतलब कॉन्वेंट में पढ़े थे और UGC में मैं उस समय नौकरी कर रही थी लंबी,
तो हमने कभी ऐसा इस तरह का सरल जीवन देखा नहीं था, तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई। और फिर मैं उसके बाद मैं न्यास से जुड़ती चली गई। बत्रा जी को खाने का बहुत शौक था और खिलाने का भी बहुत शौक था। तो कई बार मैं उनके लिए घर से अपने कुछ खाने को ले आती थी, तो वो बड़े आतुरता से देखते थे कि क्या लाए हो। उनको सबको खिलाने का शौक था, जो भी लोग थे, अरे तुम भी खाओ। जैसे अभी भी माननीय अतुल जी ने बोला कि किसी को चाय पिए बिना भी नहीं जाने देते, तो बहुत ही ज़्यादा प्यार, मतलब इतना ज़्यादा स्नेह और प्यार जो उन्होंने मुझे दिया उस समय पे। तो जितनी मैंने उनसे सीखा, इतनी चीज़ें उनसे हमने सीखी कि मैं उसका बयान नहीं कर सकती। एक उन्होंने मुझे बताई थ्योरी ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब कि जैसे उन्होंने कहा बिल्कुल बीच में तुम मनुष्य, मतलब हम लोग हैं ही, तो सेल्फ है, और तुम्हें खाली सेल्फ की चर्चा नहीं करनी। नेक्स्ट सर्कल है फैमिली, कि फैमिली की भी चर्चा करनी है, और सिर्फ फैमिली की चर्चा नहीं करनी। उसका नेक्स्ट सर्कल है कि आपके आसपास का समाज, गवांड बोलते थे आप, गवांड की भी चिंता करनी है, आसपास के समाज की चिंता करनी है। फिर खाली समाज नहीं, उसके आसपास का जो नेक्स्ट सर्कल है तुम्हारा शहर या गांव जहाँ रहते हो। फिर उसका नेक्स्ट सर्कल है देश जहाँ पे तुम रहते हो। उसका नेक्स्ट सर्कल है पूरा संसार जो है, और फिर पूरा ब्रह्मांड। और वो भी, उसमें भी सिर्फ इंसान नहीं, पेड़ पौधे, इवन कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, सबका ध्यान रखना हर आदमी का कर्तव्य है। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें मैंने उनसे सुनी और इतनी चीज़ें उनसे सीखी कि हमें सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है, पूरे ब्रह्मांड की चिंता करनी है, उसके बारे में सोचना। और वो मैंने उनको जीते हुए देखा, बहुत ही प्यार से जीते थे। किसी का कोई काम हो उनके पास ले जाओ, कहते थे कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, खुद उठ के चल पड़ते थे कि मैं तुम्हारा काम कराऊंगा। तो बहुत ही बड़े व्यक्तित्व के स्वामी थे, बहुत, मतलब मैं उनको याद करते हुए मुझे ये लगता है कि कहाँ चले गए वो। और उनको जब भी बात करें उनके बारे में तो हमेशा आंखों में एक आंसू रहते हैं कि हाँ, इतने अच्छे इंसान को इस दुनिया से जाना ज़रूरी था क्या। उनकी 1930 से लेके 2024 तक 94 इयर्स की एज में उनकी यहाँ से गए। और हम लोग तो ये प्लान कर रहे थे कि उनकी सेंटिनरी मनाएंगे, उनके 100 साल मनाएंगे। उनके परिवार से भी बात हुई थी कि जब बत्रा जी 100 साल के होंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और उससे पहले वो छोड़ के चले गए। और मेरे लिए तो बड़ी गर्व की बात ही हुई कि उनके होते होते, क्योंकि उनकी तबीयत धीरे धीरे थोड़ी ख़राब रहने लग गई, तो उनके पुत्रवधू उनको घर में ले गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम इनकी ज़्यादा देखभाल करेंगे। तो उन्होंने पहले मुझे न्यास में न्यासी बनाया। न्यासी बनने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि अतुल जी ने बोला कि आप उनकी जगह अध्यक्षा बनोगे। मैंने कहा उनकी जगह कौन ले सकता है, उनकी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि नहीं, बत्रा जी ने खुद ही बोला है कि अब मैं काम करने के लायक नहीं हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक रह रही है, मुझे नहीं याद रह रहा है, तो किसी और को बुलाओ और मेरे जीते जी बनाओ, जिससे कि मैं देख पाऊँ कि तुमने किसको अध्यक्षा बनाया है। तो मेरा दिल, आँखें सब कुछ भर आती हैं जब हम बात करते हैं बत्रा जी की। उनकी पहली पुण्यतिथि पे तो उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। हम चाहते हैं बत्रा जी जहाँ भी हैं खुशी से रहें, उनका जो भी नया जन्म हुआ होगा खुशी से रहें, और हम उनको ऐसे याद करते रहें। और इस तरह का समृद्धि व्याख्यान हर साल करेंगे, हर साल आप लोग आइएगा ज़रूर। एक से एक अच्छे वक्ता हम बुलाएंगे, जिससे कि उनको हमेशा उनकी यादें, उनकी स्मृति हम सबके मनों में जीवित रहे। थैंक यू। धन्यवाद दीदी। आप मन ना भरे, क्योंकि मृत्यु शरीर की होती है, विचार की नहीं। बत्रा जी का पूरा जीवन ये स्पष्ट करता है कि बत्रा जी शरीर नहीं थे, बत्रा जी विचार थे। उन विचारों की कभी मृत्यु होगी नहीं। हर साल जितनी बार हम उन्हें स्मरण करेंगे उतनी बार, जैसे अतुल जी कहते हैं कि उनकी एक जड़ नहीं है। उनकी एक जड़ कहना बहुत मुश्किल है। हर बार एक नई जड़ सामने आएगी, उस जड़ से न्यास का ये वट वृक्ष अपने आप को और सींचेगा। इस न्यास के वट वृक्ष के नीचे हम जैसे लाखों नए पौधे जन्म लेंगे। बत्रा जी जैसे पारस को एक और व्यक्ति ने छुआ और वो पारस एक स्वर्ण बना। ऐसे हैं हमारे संजय स्वामी जी। धन्यवाद करने के लिए मैं संजय जी को आमंत्रित करता हूँ। माननीय दीनानाथ बत्रा जी की प्रथम पुण्यतिथि पर हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। माननीय बत्रा जी एक व्यक्ति थे, एक पिता थे, एक शिक्षक थे, एक आचार्य थे, स्वयंसेवक थे, एक संस्था थे। संस्था
थे तो उस दायित्व को हम निभा रहे हैं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के नाते। एक पिता थे तो ऐसे पिता के गुण क्या हो सकते हैं। एक शिक्षक थे, एक आचार्य थे, प्रधानाचार्य थे, स्वयंसेवक थे। उनके इन बिंदुओं को आगे बढ़ाने का काम हम सभी का है। पुण्यतिथि पर हम आए हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पंकज मित्तल जी ने कह ही दिया कि प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होगा। प्रतिवर्ष कोई ना कोई विषय रहेगा, कोई ना कोई वक्ता रहेंगे। कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे बनता है। भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, जितने महापुरुष हुए, ना उनको मालूम था कि वो भविष्य में इस स्वरूप में आ जाएंगे, उस व्यक्ति को भी मालूम नहीं होता। उनके विचारों को आगे बढ़ाने का दायित्व हम सबका होता है। 1 गुण लें, 2 गुण लें, 3 गुण लें, उनको आगे बढ़ाएं, ये सबका हम सबका दायित्व है। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के नाते से माननीय जगमोहन राजपूत जी पधारे, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत दूर से, और नोएडा में भी बहुत दूर रहते हैं, और मुझे आज बत्रा जी की वो बात याद आ गई। अगर बत्रा जी होते तो ये कमी आज जो उन्होंने उल्लेख किया वो ना होती। वो हर बात पे ध्यान देते थे, पूछते थे, फ़ोन करते थे, संजय जी हाँ कपिल कपूर जी को कौन लेके आएगा। मैंने कहा भाई साहब दायित्व दे दिया है, बात हो गई। मैंने कहा आज भी बात हुई है। ऐसे हर छोटी छोटी चीज़ चिंता करते थे, तो ऐसा उनका स्वभाव था। अतुल भाई जी हमारे सचिव हैं, परंतु फिर भी देश भर में प्रवास रहता है। उन्होंने प्रवास का नियोजन ऐसा किया कि कल रात्रि देर वो दिल्ली पहुंचे, आज कार्यक्रम में रहे। दिल्ली की ओर से उनका भी आभार है। डॉक्टर पंकज मित्तल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, परंतु फिर भी सरकारी दायित्व भी है। विश्वविद्यालय संघ की आप महासचिव हैं, तो आपने भी समय निकाला, पूछा मुझसे आ जाऊँ, मत तुरंत आ जाओ आप। अनूप जी पहले आ गए थे, तो आपका भी आभार है। अनेक विश्वविद्यालयों के कुलपति, पूर्व कुलपति, अधिष्ठाता यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का हृदय से आभार है। माननीय दीनानाथ बत्रा जी के परिवार के सभी भैया भाभी पहुँचे हैं, अन्य सदस्य, उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। इसी प्रकार का स्नेह आपका बना रहे तो हमारा हौसला बढ़ता रहेगा। अनेक संगठनों के वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ हैं। भारतीय शिक्षण मंडल के संगठक माननीय शंकरानंद जी भी उपस्थित हैं, उनका आभार है। अन्य कार्यकर्ता भी पधारे हैं, ताली प्रांत के अध्यक्ष भी पधारे हैं। माननीय सोहन सिंह जी सेवा न्यास के अध्यक्ष आदरणीय प्राध्यापक राजकुमार भाटिया जी पधारे हैं, उनका आभार है। विश्व हिंदू संघ परिषद से मनोज वर्मा जी उपस्थित हैं, उनका आभार है। अनेक कार्यकर्ता दिल्ली, वृहद दिल्ली की बात करें उससे भी दूर, मेरठ से, हरियाणा से, हमारे प्रयाग से भी हमारे युवा कार्यकर्ता पधारे हैं। तो अनेक स्थानों से कार्यकर्ता पधारे हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माता सुंदरी महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राचार्य महोदया और यहाँ के प्रोफेसर लोकेश जी, अन्य कर्मचारीगण जो इस सारी व्यवस्था को देख रहे हैं, कई दिनों से हमारे साथ पूछ रहे थे क्या क्या करना है, तो पूरे महाविद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्थाएं यहाँ उपलब्ध कराई हैं। इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहे तो एक कार्यक्रम और ऐसे विचार आगे बढ़ते रहते हैं। अन्य जो कार्यकर्ता व्यवस्था में लगे हैं उनका भी बहुत आभार है। अनेक स्नेही जन ऐसे भी यहाँ उपस्थित हैं जिनका शिक्षा से सीधे तो संबंध नहीं है, परंतु अन्य प्रकार से सहयोग करते रहते हैं। हमारा भारतीय भाषा अभियान, तो उसके जिला न्यायालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक के अधिवक्ता यहाँ उपस्थित हैं, उन सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इसी प्रकार से मिलता रहे तो हम बत्रा जी के विचारों को इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहेंगे। जब शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का गठन हुआ 2007 में, तब प्रारंभ में 6 विषय थे। वे यात्रा आगे बढ़ते बढ़ते लगभग 18 विषयों पर हम कार्य कर रहे हैं। यही व्यक्ति का विस्तार है, उसके व्यक्तित्व का विस्तार है। तो ऐसा स्नेह आप सबका मिलता रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी का धन्यवाद।